और आज का जो दौर हम देख रहे हैं भारत में, तो वो लड़के लेने वाला दौर आ गया है, मांगने वाला नहीं, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है, हक नहीं मिलते हैं। कहीं पे लाइट को तोड़ा गया है, कहीं दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, किसी ने टॉयलेट रूम ही तोड़ दिए हैं पूरे बनाने के नाम पर। चुप रहना नहीं आदत थी मेरी, जुल्म सहना नहीं आता मुझे। मेरा नाम आयशा असलम खान, मैं मुंबई महाराष्ट्र से इंदिरा फेलो। मेरा सफ़र लाइफ का उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। 5 बहनों में मैं दूसरी लड़की थी उनकी। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में थी, ठीक थी, इतना ज़्यादा भी आगे नहीं थी कि अपने आप को स्कॉलर कहूँ, लेकिन हाँ, पढ़ने का शौक़ मुझे शुरू से था। लेकिन शादी जल्दी होने के कारण मैं पढ़ाई मेरी रुक गई, जो मैंने अब वापस शुरू की लॉकडाउन के दरमियान। जो मेरा सपना था कि मैं एटलीस्ट कॉलेज पूरा कर सकूं, तो मैंने LLB ज्वाइन किया और वो मेरा अभी कंटिन्यू सेकेंड लास्ट ईयर में कंटिन्यू कर रही हूँ। धारावी में लोग कहते थे कि कोरोना में जीवन ख़त्म हो रहा था, लेकिन उस दौरान मेरा जीवन शुरू हो रहा था। वो कैसे, आप पूछेंगे, हर कोई मुझसे सवाल पूछता है कि सोशल वर्क में आप आए कैसे। कोरोना से बेहतर वक्त कोई नहीं था। वो ईश्वर की दी हुई एक देन थी कि उस वक्त मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया कि जब न्यूज़ के दौरान कि 14 फुट तक हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में कोरोना के वायरस फैले हुए हैं, कुछ बचना है नहीं, सारा आप सब जानते हैं कि उस वक्त टीवी के ऊपर, न्यूज़ में, मोबाइल में, हर जगह यही सब छाया था। तो हम भी कहीं ना कहीं उस पर भरोसा कर बैठे थे कि हाँ, कि सब ख़त्म होना निश्चित हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी कंट्री में ऐसा हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं, कौन सी उसकी वैक्सीन है। तब तो हमारे पास में वैक्सीन भी नहीं थी। तो उस टाइम पे जो भी मेरी जमा पूंजी थी, मैंने मेरे दौलत फाउंडेशन के ज़रिए पूरे उसके राशन मंगवा के अपने क्षेत्र में, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है धारावी में, वहाँ ज़्यादातर परदेसी परप्रांतीय कारीगर आके बसे हुए हैं। जरी के कारीगर, लेदर वर्क के कारीगर, जूते और पुट्ठे बनाने वाले कारीगर और महिलाएं उनके साथ में आई हुई, जो बिस्सी का काम, यानी कि खाना पकाने का, भोजन बनाने का काम करती थी। जब सब कुछ बंद हो गया तो उनका जीवन जो है वो थम सा गया। वो 1 हफ्ते का ला करके चलाते हैं। कई परिवार ऐसे हैं कि सुबह की दिहाड़ी, शाम की दिहाड़ी मिला के अपना घर चला रहे थे। उनका क्या होगा? एकदम से हलचल मची हुई थी कि ये सब लॉक हो गए, सारे के सारे ब्लॉक हो गए। किसी के घर में राशन है, किसी के नहीं, जिनके पास है वो ख़त्म हो चुका। उस वक्त हमने ये डिसाइड किया, हमारे कुछ फ्रेंड्स से मिल करके, कि भाई आप ये राशन भेजिए। हमने मंगवाया भी, इंदौर से मंगवाया, चंद्रपुर से मंगवाया, और वो ला करके स्टॉक किया और उसको पैकेट बना के हर घर तक पहुंचाने का काम शुरू किया। डेफिनेटली इस काम में मुझे मेरे MLA का भी साथ मिला। उस साथ को लेते हुए, उनका साथ पकड़ते हुए, हमने फिर वहाँ पे सेंटर किचन लगाया, जिसे मैनेज मैं कर रही थी। कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों का सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। मैंने कंटिन्यू इतना हार्ड वर्क अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था, लेकिन जो सौभाग्य मिला कि कोरोना में तुम सेवा करो, इस सेवा के तौर पे मैं इस सोशल वर्क में जुड़ गई। उस काम को करते 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 आज यहाँ तक पहुँची। और इसी दौरान मुझे ये रास्ता भी मिला कि कोरोना तो चला गया, लेकिन उसका दर्द पीछे छूटा हुआ है। अभी भी महिलाएं पीड़ित हैं, रोज़गार के लिए हमारे भाई लोग तकलीफ़ दर बदर घूम रहे हैं, और इस सब चीज़ों को जो माहौल देख रहे हैं हम, वो उभर नहीं पाए। नोटबंदी भी होने के कारण जो माहौल में बिजनेसमैन जो नीचे उतर गए, वो नीचे ही जा रहे हैं। अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के दुख दर्द को, और ख़ास करके जब हम किसी स्लम एरिया में काम करते हैं, तो बहुत सी ऐसी यातनाएं देखी नहीं जाती जो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। हम महिलाओं को देखा, हमने प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को, उस टाइम पे कोरोना काल में जो टॉयलेट्स, बाथरूम को तोड़ दिया गया वापस से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन वो काम वहीं थम गया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कम से कम 1.5 साल तक वो टॉयलेट्स बंद ही रहे, टूटे फूटे हालात में। उस क्षेत्र की महिलाएं, ऐसे 3 टॉयलेट्स तोड़े गए, एक के बाद एक। धारावी में एक टॉयलेट सीट के ऊपर
मेरे आंकड़े के हिसाब से कम गिरी से गिरी हालत में 900 महिलाओं का लोड है। अब आप सोचिए कि कोई टॉयलेट जो बना है वो कोई 30 सीट का है, कोई 15 सीट का है, कोई 20 सीट का है। तो वहाँ पर जो महिलाएं जा रही थी उनकी क्या हालत हुई होगी, उस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की क्या हालत हुई होगी। जब वो लोग मुझसे मिली और मुझसे भी कहने लगी कि ये ऐसा ऐसा माहौल है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। कहीं पे लाइट को तोड़ा गया है, कहीं दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, किसी ने टॉयलेट रूम ही तोड़ दिए हैं पूरे बनाने के नाम पर। ये सारी महिलाओं की जो बातें हैं, मैंने किचन में जाना ठीक नहीं सोचा कि मैं महिलाओं के किचन तक जाऊं। मैंने ये सोचा कि इनके पहले बाथरूम का क्या मसला है वो पहले देखूं मैं। तो मैं वहाँ तक गई और ऑफ कोर्स मुझे मेरे पति ने बहुत साथ दिया कि नहीं, इस काम को कर रही हो तो इसमें आगे चलो। क्षेत्र की महिलाएं भी आने लगी। हमने हमारे नगर सेवक तक जाके ये बात पहुंचाई, हमारी एमएलए तक ये बात पहुंचाई। वो बनाया गया, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन उस टाइम की जद्दोजहद जो है वो मुझे इस समाज सेवा की तरफ खींच लाई। कोरोना काल से लेकर के अभी तक फिर मैंने पैर पीछे नहीं लिया। और इसी दौरान लकी हूँ अपने आप में कि इंदिरा फेलोशिप जब आया तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के हक दिलाने के लिए, महिलाओं को हक के लिए लड़ना सिखाने के लिए जो ये इंदिरा फेलोशिप आया, तो इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि नहीं, मुझे ये करना है। कलम की ताकत जैसे एक लिखने की ताकत देती है कि पत्रकार अपनी भावनाओं को लिख पाता है, स्टूडेंट अपनी भावनाओं को लिख पाता है, वैसे ही इंदिरा फेलोशिप ने हमको एक ताकत दी कि महिलाओं के तक पहुंच के उनकी बात, उनके दर्द को समझ के उनके हक की आवाज़ को उठाना है। और राहुल जी की जो सोच है, जो विचार है, उनके विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए ये एक माध्यम बना। हम एक मैसेंजर बने और हमने मैसेंजर के तरीके से ये काम शुरू किया। और मैं चाहती हूँ ये काम हम और भी महिलाओं को जोड़ें, इससे और जुड़ती रहें।